नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। 2 दिन के ब्रेक के बाद हम आए हैं। कई वजह हो गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से एक बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं कि इस देश लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेताओं की, सांसदों की, विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जो सत्ता में होता है उसी की जिम्मेदारी सुरक्षा की होती है। लेकिन सत्ताधारी वो कहते हैं ना कि एक बड़ा पुराना गाना है, उसी पुराने गाने की तर्ज पर कह सकते हैं कि जब सुरक्षा देने वाले ही अगर आपकी सुरक्षा पर खतरा पैदा करने लग जाए तो फिर क्या कहें, कैसे कह सकते। तो इस पर हम चर्चा करेंगे आज। हमेशा की तरह चर्चा की शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। आपको याद होगा कि बीते दिनों सड़क पर राहुल गांधी चल रहे थे और चलते समय किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर कुछ अपशब्द कहे, जिनकी हम तीखी निंदा करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को समाज में रहने का भी अधिकार नहीं होता। मां मां होती है। बड़ा बवाल हुआ। बिहार बंद का ऐलान हुआ। उस दौरान कई शिक्षक शिक्षिकाएं पिटे, कई लोग एम्बुलेंस में फंसे। बड़ा जोश आ गया। लेकिन अगर कोई बीजेपी का नेता सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी दे दे, वो चाहे छोटा हो या बड़ा बड़ा हो, ये बीजेपी तय करे। लेकिन सीधी सीधी धमकी पर अब तक गृह मंत्रालय खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा है। अखबारों में खबरें भी उस हिसाब से नहीं बन पा रही हैं। गोदी मीडिया बिल्कुल मस्त है खा पी के, क्योंकि जान से मारने की धमकी तो राहुल गांधी को दी गई है। अरे उनकी दादी मारी गई जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके पिताजी मारे गए जब वो पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्या हुआ? मरने के बाद सरकारों ने क्या कर दिया? किसी की भी सरकार हो, पहली सरकार में जब उनकी दादी मरी, उनकी खुद की सरकार थी। और दूसरी सरकार जब वो उनकी डेथ हुई थी तो उन्हीं के समर्थन से चल रही थी सरकार, जो चुनाव के समय प्रभारी सरकार, प्रभारी मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रशेखर जी मौजूद थे। क्या हुआ? मरने के प्रधानमंत्री बाद के कुछ तौर नहीं पर, होता। प्रधानमंत्री के तौर पर, कार्यवाहक हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पर चंद्रशेखर जी थे। हाँ, कार्यवाहक के प्रभारी और कार्यवाहक के तौर पर थे। अब ऐसे में मरने के बाद कुछ नहीं होता है। हाँ, मरने से पहले सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, श्रेणी की सुरक्षा बदली जाती है, तमाम चीजें ऊपर नीचे होती हैं। क्या राहुल गांधी की तरफ पूरी सरकार चिंतित है? अभी आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए। उनके स्कूटर पर घूमते हुए, उनके शहर में टहलते हुए फोटो वायरल किए गए। सोचिए, कुछ घटना घट जाए, कोई जिम्मेदारी लेगा? फिर उस ट्विटर हैंडल को खंगाला जाएगा कि शुरुआत किसने की थी? नहीं। बड़ी चिंता का विषय है जब देश के उन प्रतिष्ठित लोगों को सुरक्षा से हम आच्छादित करने में, उन्हें सामाजिक बचाने में नाकाम दिख रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे या नेता प्रतिपक्ष के लिए कहे, किसी मुख्यमंत्री के लिए कहे या किसी राज्यपाल के लिए कहे, किसी मंत्री के लिए कहे या किसी सांसद के लिए कहे, किसी विधायक के लिए कहे या किसी सामान्य पार्टी के नेता को कहे। भाई, इंसल्ट और बेइज्जती तो बराबर है, धमकी तो बराबर है। धमकी की श्रेणी अलग नहीं हो सकती। हाँ, प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की धमकी अलग हो सकती है, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेता की धमकी अलग हो सकती है, लेकिन जान तो सबकी एक जैसी होती है। सांस तो सब ऑक्सीजन की लेते हैं। संतोष जी, सीधा आपके पास आ जाऊंगा। इस धमकी को लेकर गृह मंत्री को पत्र लिख दिया गया, क्या कुछ होगा? शिव जी, चर्चा की शुरुआत में इस बात से करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात के आज की तारीख में भी मतदाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लोकसभा के सांसद है और देश के प्रधानमंत्री। जिस तरह से वो पूरे देश के प्रधानमंत्री, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिस तरह से वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक उसी तरह से राहुल गांधी, जो कभी अमेठी से सांसद हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जो कभी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हुआ करते थे, और जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से सांसद है,
वो पूरे देश के विपक्ष के नेता है। मैं फिर से दोहराता हूं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह से राहुल गांधी पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं। और संसदीय प्रणाली के अनुसार जो एक मान्यता है, जो एक परंपरा होती है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, संभावित प्रधानमंत्री माना जाता है। सुरक्षा के प्रोटोकॉल बराबर होने चाहिए। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में गिने चुने हम जैसे, आप जैसे एक दो लोग ही रह गए हैं जो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की परंपरा पर कायम रहते हैं। हम नरेंद्र मोदी साहब की आलोचना करते हैं, हम अमित शाह की आलोचना करते हैं, हम मोहन भागवत के सिद्धांतों की आलोचना करते हैं, लेकिन हम साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस की गलतियों की भी आलोचना करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम हमेशा ये कामना करते हैं कि वो लंबी आयु जिए, स्वस्थ रहे, शतायु 100 वर्ष से लंबे उनकी उम्र। हम किसी के जान जाने की कल्पना नहीं करते। आप आलोचना कीजिए, आप राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ें, आप राहुल गांधी को हराइए, लगातार हरा रहे हैं, लगातार हराते रहिए, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस परिवार ने अपने 2 व्यक्तियों को खोया, इंदिरा गांधी की हत्या की थी। इंदिरा गांधी की हत्या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या नहीं थी। इंदिरा गांधी की हत्या इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की हत्या थी। भारत को चुनौती थी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, गांधी परिवार को चुनौती नहीं थी, भारत को चुनौती थी। राजीव गांधी की जो हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई? क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने निट्टे को साधने की कोशिश की। राजीव गांधी की हत्या इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या थी, गांधी परिवार के किसी सदस्य की हत्या नहीं थी। और उसी परिवार के एक तीसरे सदस्य की लोकेशन को भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी शेयर करती है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करती है। आप खिलवाड़ी तो करते हो जब बताते हो कि स्कूटी पे घूमने जा रहे हैं। और अब हद हो गई, आपके एक नेता एक टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए, केरल के एक टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए लेह लद्दाख पर बहस चल रही थी। अब इस देश को देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये देश कैसे एक है, लेह लद्दाख कहां है और कौन से टेलीविजन चैनल पे बहस हो रही थी। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि लेह लद्दाख के मुद्दे पर हम केरल के टीवी चैनल पे भी बहस कर सकते हैं। और उसमें जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करने गए थे, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाए। किसी के पत्र लिखने की जरूरत नहीं थी, किसी के मांग करने की जरूरत नहीं थी। 2 काम तो तुरंत होने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी को उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था, और दूसरा काम केरल की पुलिस को मामला दर्ज करना चाहिए। और तीसरा काम मैं और जोड़ देता हूं, वो चैनल किसका था पता है? नेटवर्क 18 का, अंबानी साहब का चैनल। अंबानी साहब ने वो चैनल, जी शिव जी, उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए थी। नहीं, अंबानी साहब ने वो चैनल कब खरीदा? कब खरीदा? जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। खैर, 2013 के लास्ट में खरीदा है। खैर, उद्योगपति किसी के नहीं होते, वो उनकी बात है। लेकिन चैनल को भी बीजेपी के उस तरह टाइप के प्रवक्ताओं पर रोक लगानी चाहिए, और पूरे के पूरे नेटवर्क 18 को, बीजेपी नेताओं को यह संदेशा पहुंचा देना चाहिए कि भाई आपके इस तरह के बदतमीज प्रवक्ताओं को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हो उल्टा रहा है। आजकल बीजेपी का जो मीडिया सेल है वो ये तय करता है कि कांग्रेस की तरफ से कौन बैठेगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन बैठेगा, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कौन बैठेगा। और अगर उनके मन माफी कोई नहीं बैठता है तो उस डिबेट को या तो कैंसिल करवा देते हैं या फिर कांग्रेस प्रवक्ताओं को निकाल देते हैं। अनिल यादव जो यूपी से आते हैं, पंकुरी पाठक के हस्बैंड है, उन्होंने लिखा कि मैं एक डिबेट में आना चाहता था, अंतिम समय में मुझे बताया गया कि वो कैंसिल हो गया, लेकिन बाद में पता लगा कि बिना कांग्रेस के प्रवक्ता के ही उन्होंने उस डिबेट को कर दिया। इस तरह के आरोप भी लगते हैं इन न्यूज चैनलों पर। नेटवर्क 18 पर भी कई बार कई तरह के आरोप लगे हैं। तो वो तमाम चीजें होनी चाहिए, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। और मैं ये जानता हूं शिव जी, मैं ये जानता हूं कि ये पिंटू महादेव बहुत जल्दी आपको नेशनल टीवी चैनल पर नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी काबिलियत दिखा दी है कि टेलीविजन स्क्रीन पर ये विपक्ष के नेता को कह सकते हैं कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि जरा वो खबर आप दिखा सके, दैनिक भास्कर का हेडलाइन, ताकि दर्शकों को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता लग सके कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। और ये देखिए, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस ने शाह को लेटर लिखा, बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर कहा था कि सीने में गोली मार दी जाएगी। और अब
मैं आपसे कहूंगा शिव जी, अगर आप दिखा सके कि क्या जो पत्र लिखा केसी वेणुगोपाल ने, जो कि केरल से ही लोकसभा के सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, और इसमें क्या क्या लिखा केसी वेणुगोपाल ने, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। क्या आप अमित शाह को लिख रहे हैं, क्या आप खुलेआम आपराधिक धमकी, जान से मारने की धमकियों और हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं जो भारत के सार्वजनिक जीवन में जहर घोल रही है? दूसरा, एक नेता जिसने अपने परिवार के 2 सदस्यों को हत्याओं में खो दिया, उसकी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करके यह सरकार आग से खेल रही है। तीसरा, अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो विपक्ष के नेता के खिलाफ हिंसा को वैध और सामान्य बनाने का लाइसेंस देना केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में आपकी शपथ का गंभीर उल्लंघन होगा। इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अमित शाह से कार्रवाई करने की मांग की गई है। रविवार को ये पत्र लिखा गया है। कायदे से ये पत्र मिलते ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नया मामला इन्होंने एक तरह से दे दिया है। और वैसे बता दूं, जो पिंटू महादेव जो है ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी नेता रह चुके हैं। वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिनके नेताओं को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। पीटने से भी बड़ा कोई शब्द हो सकता है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ वो लाठियां खा रहे हैं अपनी सरकार में, और केरल में बैठ के उनके ही नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। और हमेशा शिव जी, हिंसा का सहारा वही लेता है जो डरपोक होता है, जो कायर होता है। जो बहादुर होते हैं वो महात्मा गांधी जी की तरह अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि महात्मा गांधी जी, जो पूरी दुनिया में अहिंसा के प्रतीक है, उनकी हत्या भी नाथूराम गोडसे ने की थी, इस देश के पहले आतंकवादी ने की थी। और मैं फिर बताऊं, नफरत का जो माहौल ये कई महीनों कई सालों तक बनता है। एक बार अगर किसी ने धमकी दी और आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो ये धीरे धीरे सामान्य बात बनती चली जाती है, और फिर कुछ बड़ी अनहोनी हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये मामला यही नहीं रुका संतोष जी। केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर जब बहस चल रही थी, तो इस दौरान जो बीजेपी का पक्ष रखने आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व नेता पिंटू महादेव ने कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। अब इसी बयान पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि वे राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक जनता ऐसा नहीं होने देगी। वे किसी के सामने झुकते नहीं है, क्योंकि वह सांप्रदायिकता और फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये मामला बीजेपी के गैर शासित राज्य में, और गैर शासित राज्य में कांग्रेस वहां विपक्ष में, तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी को मार देना चाहते हैं, और उन्हें सिर्फ मारने का यह है कि वो इन सरकारों के खिलाफ, इस सत्ता के खिलाफ आवाज, दमन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और सरकार में वहां कौन है? वामपंथी दल। एफआईआर क्यों नहीं लिखाई गई? क्योंकि भाजपा के विरोध पे कांग्रेस है, वामपंथी दलों के विरोध पे कांग्रेस है, और इंडिया गठबंधन में सब एक है। तो ये सिस्टम समझ में नहीं आता है। अगर बीजेपी के समर्थक दल में जो है एनडीए में, और मोदी के खिलाफ उस राज्य में कोई बोल दे, तो उस राज्य की सरकार सबसे पहले उस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है, उसे घर से खींच कर भी ले आती है। राजनीति बड़ा असमंजस की हो गई है, और सबसे बड़ा असमंजस मीडिया का है। अभी आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का शैडो मंत्रिमंडल होता है। नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी हो जाए, कहीं आगे पीछे हो जाए, देश में कोई घटना घट जाए, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर काम कर सकता है। उस व्यक्ति को सरेआम, मतलब ये नहीं चोरी छुपके, टीवी चैनल पर बैठ के जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और मीडिया खामोश है। मीडिया, अगर ये धमकी कोई बीजेपी का छोटे नेता को भी, कोई कांग्रेस का एक सड़क छाप नेता भी दे देता, तो निश्चित रूप से अब तक टीवी पर रोना शुरू हो गया होता, हाथ पांव पीटना। 2-4 ने तो चूड़ियां अपनी तोड़ ली होती कि हाय अब क्या करेंगे, उनकी मौत हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम तो पूरा वैधव्य जीवन कैसे बिताएंगे, और हम कहां जाएंगे। अब तक ये ऐसे खबर चलती। अब चूंकि मामला राहुल गांधी का है, और राहुल गांधी को दिखा नहीं सकते, वो ऊपर से मैसेज नहीं है, आपको तो सारी बातें पता है कहां से मैसेज आता है, कैसे खबर की हेडलाइन आती है, कैसे प्रवक्ता हटाए जाते हैं, कैसे प्रवक्ताओं की गैर मौजूदगी कराई जाती है, कैसे उनके माइक बंद किए जाते हैं, कैसे लाइव प्रोग्राम में से उतार के नीचे कर दिए जाते हैं।
तो ये सब चीजें जब होने लगे देश में, तो आप समझ लीजिए कि देश में सब सामान्य नहीं है। और सामान्य होना दिखने से ही मतलब नहीं है, जमीन पर भी उसका एहसास होना चाहिए कि सब सामान्य है। आपने देखा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी ने लाडली और लाड़की बहना योजना पर पूरा चुनाव तहस-नहस कर दिया, इधर का उधर कर दिया। शिव जी एक अब बात और भी है, शिव जी एक बात और भी है, दर्शकों को मैं बता दूं और कांग्रेसियों को भी बता देता हूं, ये जो टीवी डिबेट्स होती है ना, पता नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर अच्छे प्रवक्ताओं की कमी है या नेताओं की कमी है, या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पे बैठे हुए चाहे वो जयराम रमेश हो या बाकी अन्य नेता हो, वो नहीं, अच्छे उन्हें जय प्रवक्ताओं श्री को राम रमेश बोलिए, उन्हें जय श्री राम रमेश बोलिए। नहीं, आगे बोलता हूं मैं, आगे बोलता हूं। तो अगर वो अच्छे प्रवक्ता लाए, सबसे पहली बात बताता हूं, जैसे दो लोग डिबेट में बैठे होते हैं जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, चाहे वो ओबीबेन से जुड़े या किसी ऐप से जुड़े, वो तमाम किसी भी चीजों से जुड़े या लाइव व्यू से जुड़े, ऑडियो का इको साउंड, ऑडियो ढंग से सुनाई ना देना, आपके बोलने का ढंग से लाइव प्रसारण न होना, इन सबसे बचने का एक ही तरीका है कि कांग्रेस पार्टी 50 से ज्यादा प्रवक्ता तैनात करे और अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में टीवी के स्टूडियो में भेजे, जहां वो एंकर के साथ बैठे रहे और ये सुनते रहे कि कहां से क्या कमांड आती है, कैसे क्या कमांड आती है, मोबाइल पे कौन सा व्हाट्सएप आता है, मोबाइल पे कौन सा मैसेज आता है। अब तो एक बड़े एंकर ने कह भी दिया कि वो शो कर रहे थे, शो के दौरान प्रधानमंत्री का फोन आ गया, तो शो के दौरान प्रधानमंत्री जी का फोन आ गया, उन्होंने उठा लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शो के दौरान ही किसी न किसी का फोन आता हो कि भैया तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, अगली परफॉर्मेंस में या तो कांग्रेसियों को रगड़ दो या बीजेपी प्रवक्ताओं को मौका दो कि उनको रगड़े, या तुम खुद रगड़ो। अब एंकर जो होता है वो उत्साहित हो जाता है, बीजेपी प्रवक्ता से ज्यादा वाला बीजेपी प्रवक्ता बन जाता है। तो कांग्रेस के पास इसकी काट तो इतनी है कि अपने प्रवक्ताओं को स्टूडियो में भेजना शुरू करें, लाइव से जुड़ने की जरूरत नहीं, ऐप से जुड़ने की जरूरत नहीं, और जिनको टीवी डिबेट में बैठने का मोह है उनको कहा जाए कि वो दिल्ली नोएडा में रहे, दिल्ली में रहे, और जो भी टाइम हो टीवी स्टूडियो में जाके वो बहस करे, नोएडा फिल्म सिटी सेक्टर 16 और एक दो चैनल उससे बाहर निकल गए, वहां जाकर बहस करे। दूसरी बात, विपक्ष के नेता जो है वो शैडो पीएम होते हैं, लेकिन वो तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जब उनके पास बहुमत का जुगाड़ हो जाए। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे मसले में, कि सरकार कैसे अटकाती है, भटकाती है, लटकाती है, उसकी बानगी आप देखिए। लेह लद्दाख पर चर्चा हो रही थी, लेह लद्दाख में चर्चा हो रही थी, कई तरह के एजेंट बता दिए गए उनको। भाई अभी तक कोई सबूत आया नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होके कहीं आपने सबूत रखा है क्या? आप ये मान के चलिए कि 90 दिन, 100 दिन, 4 महीने, 5 महीने बाद पता लगेगा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जज साहब तल्ख टिप्पणी करते हुए, फैसला करते हुए नहीं, टिप्पणी में तल्ख टिप्पणियां करेंगे, फैसले में कुछ नहीं लिखेंगे, तल्ख टिप्पणियां करते हुए जमानत दे देंगे। तो उस समय उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे या गृह मंत्री अमित शाह साहब जिम्मेदारी लेंगे? ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात, ये तो छोड़िए, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा, बुरा ना माने कांग्रेसी, लेकिन ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि उनके मंच पर रैली का कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी कोई भी आदमी चढ़ जाए और कुछ भी बोल दे, उनके मंच से कोई कुछ भी बोल दे, ये तमाम टीवी चैनल डिबेट करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे। अभी उनके प्रवक्ता ने ऐसी बात बोल दी है, कायदे से तो मोदी और शाह की फोटो लगा के ये बोलना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह माफी मांगेंगे? नहीं बोला। मैंने 20 साल की पत्रकारिता में कम से कम 300-400 रैलियां कवर की। मैं जानता हूं, जैसे ही रैली खत्म होता है, जैसे ही नेता निकल के बाहर चला जाता है, उसके बाद मंच पे युवा पहुंच जाते हैं। युवा वहां जाकर कोई कुछ भी बोलता रहता है। अगर मुझे दिखाना होता उस तरह की बातें हम रिकॉर्ड करके दिखाते तो पता नहीं कितने नेताओं का करियर खत्म हो जाता। लेकिन वो युवा होते हैं, मंच पर जाते हैं, वो मौज मस्ती करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करते हुए नजर आते हैं। आपने राहुल गांधी वाला इसी तरह का मुद्दा बनाया जो बिहार में, और अगर मोदी जी को बोला जाता तो अब तक बीजेपी पूरे देश में उतर जाती। देखिए, मोदी जी को जान से मारने की धमकी दे दी, दुनिया के ब्रह्मांड के लोकप्रिय नेता को जान से मारने की धमकी दे दी, हमारे प्रधानमंत्री पे इतना बड़ा खतरा है, बिहार के मतदाताओं ये बिहार का अपमान है, आपको हमें वोट करना चाहिए। और अगर केरल के विधानसभा चुनाव के समय धमकी दी जाती तो केरल जाके कहते कि केरल के मतदाताओं, ये केरल के मतदाताओं का अपमान है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट। लेकिन यहां तो कुछ नहीं कहा जा रहा, किसी भी तरह की चीजें नहीं कही जा रही। एक सवाल कांग्रेसियों से, क्या केसी वेणुगोपाल साहब ने पत्र लिख दिया, मामला खत्म हो गया क्या? सड़क पे उतरोगे, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय घेरोगे, बीजेपी का मुख्यालय घेरोगे, बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे, पुलिस की लाठियां खाओगे,
वाटर कैनन झेलोगे, नहीं झेलोगे, अपने नेता के लिए भी नहीं झेल पाओगे, तो फिर किस तरह की राजनीति करोगे शिव जी? अब ये सब चीजें बड़ी दूर की हो गई हैं संतोष जी। कांग्रेस में ये चलन है कि जो कुछ करे वो राहुल गांधी करें, हम तो सेफ साइड बैठे हैं, कहीं हमारा नाम आ गया तो ईडी सीबीआई कोई आ ना जाए। आप देख रहे होंगे अक्सर सड़क पे जाएं तो राहुल जाएं, प्रियंका जाएं, सत्ता बन जाए तो चीफ मिनिस्टर मुझे भी बना दो, चीफ मिनिस्टर मुझे भी बना दो। और इसीलिए आपने देखा कि हरियाणा के बाद कांग्रेस का पटाक्षेप हो गया। अब राहुल गांधी उन राज्यों में घुसना नहीं चाहते हैं जहां पहले से विवाद है। हरियाणा में चुनाव चल रहा था, रणदीप सुरजेवाला अपने पत्ते खोल रहे थे, तो एक सांसद महोदया जो महिला है वो अपने प्रधान मुख्यमंत्री के सपने देखने लगी, और जब उन्हें लगा कि हुड्डा ही सब कुछ करेंगे तो फिर वो जाके टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देने लगी। तो क्या शैलजा जी को कांग्रेस के नेतृत्व ने रोका कि आप कैसे जा रही हैं, कैसे आप कांग्रेस के विरोध की बात कर रही हैं, कि अभी नहीं मुख्यमंत्री तय होगा, तभी नहीं मुख्यमंत्री तय होगा? ये कौन सी बात है? बीजेपी से कहलवाओ किसी नेता से। तो ये कांग्रेस ही सिर्फ ये चाहते हैं, जैसे जय श्री राम रमेश मीडिया का पूरा कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो उन्हें पता है कि हमारे कौन से चैनल पर प्रवक्ता रोक दिए गए, कौन से चैनल पर बोलने नहीं दिया गया, कौन से चैनल पर कौन प्रवक्ता भेजा गया, वो पहुंचा क्यों नहीं, और वो पहुंचा तो उसने क्या तथ्य रखे। क्या ये समीक्षा बैठक होती है? नहीं होती है। तो फिर बरसों से वो इस पद पर बने क्यों हैं? उनके पद पर रहने के बाद कोई ऐसी बड़ी कामयाबी गिनाई जाए जो कांग्रेस को मिली? लेकिन फिर भी जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बढ़िया वैश्विक मंच पर इंग्लिश में कांग्रेस के तथ्य रखने का कोई व्यक्ति उन्होंने न खोजा है न उन्हें मिला है। मैं बड़ा गंभीर आपको बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर अपने पदों पर घेरे हुए हैं वो हिलते ही नहीं। क्या जयराम रमेश अब सड़क पर आएंगे? क्या अमित मालवीय जी की तरह वो ट्वीट और शेयर और खबर और पोस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर कांग्रेस को बचाएगा कौन? और जो एक धड़ा है वो दिन भर कांग्रेस की बम्पर जीत, कांग्रेस की बम्पर जीत, बम्पर जीत की जगह वो जी और ता हटा लेते हैं, उसके बाद हार जोड़ के कहने लगते हैं कि स्लीपर सेल, स्लीपर सेल। बस काम खत्म हो गया उनका। दोनों जगह जीत है, इधर स्लीपर सेल के नाम पर उनका दुकान चल रही है, उधर कांग्रेस की जीत के नाम पर चल रही है। इधर सरकार गिरा देने पर चल रही है, इधर कांग्रेस की हार पर चल रही है। क्या करोगे? कांग्रेस अपने ज्ञान चक्षु खोल क्यों नहीं रही? कांग्रेस इस जुगाड़ में कि एक दिन सत्ता थक जाएगी, लोग थक जाएंगे, तो जैसे भाजपा की तरफ चले गए एक दिन हमारी तरफ भी चले आएंगे। उन्हें यह नहीं मालूम भाजपा की तरफ ले जाने का काम श्रेय जो किसी को वो है अरविंद केजरीवाल और अन्ना जी को। ये दोनों आदमी उस समय भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगाते नहीं। कांग्रेस का विकल्प पूरे देश में बीजेपी थी, कोई और था नहीं, और उसका फायदा उठा ले गए। लेकिन अगर राहुल गांधी के साथ कुछ घटना घटती है, कोई दुर्घटना घटती है, तो संतोष जी मैं जानना चाहता हूं इस पर फिर कौन जिम्मेदार होगा? अंतिम कमेंट आपसे। देखिए सर जी, अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ कुछ भी अनहोनी होती है या फिर इस देश में गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ अब कुछ भी अनहोनी होती है, तो सत्ता में बैठे लोग यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार होंगे। लेकिन इन लोगों ने देश का माहौल कैसा बना दिया है वो आपको समझना पड़ेगा, हम देशवासियों को समझना पड़ेगा। आपको पता है कि गीता प्रेस से खबर आ रही है कि अपनी किताबों का प्रकाशन करे या ना करे, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचते हैं। क्यों? क्योंकि कागज पे जीएसटी बढ़ा दिया गया। अब जरा ये खेल को समझिए, कहा तो ये जा रहा था कि जीएसटी घटा दिया गया है, लेकिन कान इधर से पकड़िए या कान उधर से पकड़िए, वो जीएसटी बढ़ गया है। अब जैसे घी पर मैं परचून की दुकान पे गया, मुझे पता लगा कि भैया जो घी पहले आता था उस घी के साथ वो एक कूपन भी देते थे, मतलब डिस्काउंट देते थे। अब जीएसटी घट गया तो वो डिस्काउंट वाला कूपन उन्होंने हटा लिया, तो अब जो घी की कीमत है पहले जितना का पड़ रहा था उससे 5 रुपए ज्यादा पड़ रहा है। तो हम भी जो उपभोक्ताओं को 5 रुपए महंगाई बेचेंगे।
तो ये जो शैम्पू सस्ता करवा रहे थे, ये जो बाकी चीजें सस्ता करवा रहे थे, अब आपकी किताबें खरीदने, स्कूल की किताबें, नोटबुक खरीदना महंगा हो जाएगा। ये किस तरह से पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक इसकी चर्चा नहीं करेगी। पब्लिक ये कहेगी कि देखो भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच जीत लिया और हमारे कप्तान ने पाकिस्तान के मंत्री से, जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है, उनसे हाथ नहीं मिलाया। जरा सोशल मीडिया पे चले जाए, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो हाथ मिला रहे थे, प्रॉपर तरीके से हंसते हुए बात कर रहे थे, और अब ऊपर से कहा गया कि अब आप ट्रॉफी मत लेना उनसे, तो ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन शुरुआती दौर के वीडियो लीक हो गए। प्रधानमंत्री ट्वीट क्या कर रहे हैं कल की जीत पे? ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड। ऐतिहासिक गलती है सिर्फ ये, जी, ये ऐतिहासिक गलती ये है। तो क्रिकेट के मैदान को आपने जंग का मैदान बना दिया है। इस दुनिया में दो बड़े बड़े देशों में लड़ाइयां होती रही, आज नहीं, आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले। अगर यूरोप की तरफ आप चले जाते हैं, ग्रीस यूनान की तरफ आप चले जाते हैं, लेकिन उन लड़ाइयों को रोकने का काम खेल के मैदान ने किया। और अब आपने खेल के मैदान को भी नहीं छोड़ा और लड़ाई का मैदान बना दिया। क्रिकेट में जीत हार चलती रहती है। आज आप जीत गए तो आप कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड। क्या हालत कर दी आपने हमारे खिलाड़ियों की। नौटंकी करवा रहे हो आप उनसे, हाथ न मिलाने की, ट्रॉफी न लेने की। उसे बंद कमरे में हाथ मिलाना गलत नहीं था क्या? जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब हमारे कप्तान जो हाथ मिला रहे थे पाकिस्तानी उन मंत्री साहब के साथ, जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी है, वो हाथ मिलाना गलत नहीं था क्या? क्या आप अंतरराष्ट्रवाद के कुएं में ढकेल रहे हो आप भारतीयों को? और दिक्कत यह है कि हमारे भारतीय इस चीज को समझना नहीं चाहते। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि जीएसटी में वो बचत उत्सव नहीं है। अब तो, पहले हम इसको लूट कह रहे थे ना, उससे पहले की लूट। अब बचत उत्सव को आप चपत उत्सव कह दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने जो कच्चे सामान पे, देखिए पहले जो तैयार माल पे जो जीएसटी लगा था, उसमें जीएसटी इनपुट का क्रेडिट मिल जाता था, कुछ पैसा वापस मिल जाता था। अब कच्चे उत्पाद पे जो जीएसटी की दर बढ़ा दी गई है, तो व्यापारियों को इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है। तो इसको चलिए, उस आप पर भी बचत नहीं, चर्चा चपत करेंगे, उत्सव लोगों कह से दीजिए। उस पर भी चर्चा करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें राहुल गांधी की फिक्र है, इसलिए कि वो कांग्रेसी हैं, इसलिए नहीं। हमें फिक्र है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और देश में प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 है। तो उनके लिए पूरा देश चिंतित है। उनके लिए सरकार को भी चिंतित होना चाहिए। उनकी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें और संतोष जी को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।